हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माय अथॉरिटी, वेलकम टू दिस चैनल। आज का हमारा ये वीडियो रहेगा जिसके अंदर हम एम लक्ष्मीकांत से डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे। प्लेलिस्ट पे आप जाके ऑल प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? समझना बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें गवर्नमेंट का फोकस सिर्फ रूटीन काम पर नहीं होता, जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना या फिर ऑर्डर को फॉलो करना, इन पर ही नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने पर फोकस करती है, ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इसका मतलब है प्लान चेंज लाना, एक प्लान करके एक चेंज लेकर आना समाज के अंदर, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, कैसे भी, पॉलिटिकल हो। और उस चेंज को, जो बदलाव आता है, उसको ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से क्या करना, लागू करना, फील्ड लेवल पर लागू करना। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, विकास प्रशासन इसे हिंदी में कहते हैं। इसका क्या उद्देश्य होता है, एम क्या है? नेशन बिल्डिंग, ये इसका एम है। नेशन बिल्डिंग प्लस सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होना, ये इसका एक एम है, एक हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य है, राइट। इसकी ओरिजिन और बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ये टर्म है ना, इसका यूज़ किया था यूएल गोस्वामी ने। इंडियन स्कॉलर थे यूएल गोस्वामी। कब किया था? 1955 में। अपना एक आर्टिकल था उनका, उसका नाम था द स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पूछा जा सकता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया किसका है, तो यूएल गोस्वामी। पब्लिश्ड कब हुआ? 1955 में। तो इसमें किया था इसका फर्स्ट टर्म का यूज़ पहली बार। लेकिन फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? वो है जॉर्ज गैंट। ये है फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विकास प्रशासन के पिता कहे जाते हैं। तो ये क्रेडिट ज़्यादातर लोग किसको देते हैं? जॉर्ज गैंट को देते हैं। फिर हम बात करें 1950s और 60s के दौरान, 50s और 60s के दौरान ये एक सब फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनकर उभरा था। ये जो है ना, एक सब फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक, कहते हैं ना, उपशाखा के रूप में उभरा था 1960s और 50s और 60s के दौरान। तो देखते हैं कैसे इसका जो है एमरजेंस होता है, और हम कह सकते हैं किस तरीके की एमरजेंस में क्या क्या रीजंस थे। देखिए, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से उभरा था वो। उसका एमरजेंस कैसे होता है? सम हिस्टोरिकल्स, और आप कह सकते हैं कुछ फेजेस थे, कुछ फैक्टर्स थे उनके वजह से। क्या क्या ये फैक्टर्स हैं? पहला है कि ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ काम करने पर, तरीके पर, मीन्स ऑफ फोकस वही था कि काम कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इन पर फोकस दिया जाता था। गोल्स की बात नहीं की जाती थी, यानी गोल्स पर फोकस नहीं था, सिर्फ काम और मीन्स, इस पर फोकस था। फिर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो नए इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, जो अभी अभी नए स्वतंत्र देश थे, डेवलपिंग कंट्रीज जो थी, तो उनको अपना डेवलपमेंट मॉडल चाहिए था उस टाइम। फिर यूएन के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो मल्टीलेटरल एड यानी मदद प्रोवाइड करते थे, टेक्निकल हेल्प देते थे विकासशील राष्ट्रों को, तो ये भी एक फैक्टर था। इस कारण क्या था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सब फील्ड बनने का? तो ये सब रीजंस थे। फिर हम देख सकते हैं 1960s के दौरान कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कैग ग्रुप हमने ऊपर पढ़ा था, वो उसका बनना, जो इस एरिया में रिसर्च करता था। फिर वेस्टर्न के मॉडल का डेवलपिंग कंट्रीज में फेलियर क्यों हुआ? अब देखिए, सारे मॉडल्स तो वेस्टर्न की कंट्रीज के थे और सारे डेवलप्ड बड़ी बड़ी कंट्रीज के थे। वो छोटी छोटी कंट्रीज पर कैसे लागू होते? नहीं हो पाते भाई, कंडीशंस अलग थी, तो वो सब क्या हो गए? फेल हो गए। उसका रीज़न तो नए मॉडल्स की, क्योंकि वो मॉडल्स तो फेल हो गए, अब क्या ज़रूरत थी? अब छोटी छोटी कंट्रीज़ के लिए उनके अकॉर्डिंग मॉडल्स की नीड थी, डेवलपमेंट मॉडल्स की, इसीलिए इसका जो है एमरजेंस होता है। बहुत इजी में हमने समझा। आइए अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस ब्रेकडाउन की हुई हैं, आप देखिए, थोड़ी बड़ी बड़ी है, हम इसको इजी लैंग्वेज में कोशिश करेंगे समझने की। जॉर्ज गैंट, जो फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन माने जाते हैं, वो कहते हैं कि क्या है ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? पब्लिक एजेंसीज को ऐसे ऑर्गेनाइज
मैनेज करना कि वो सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस को पुश करें। वो कहते हैं कि पब्लिक एजेंसीज, जो पब्लिक की एजेंसीज होती हैं या फिर कोई भी संगठन जो लोगों का संगठन है, उसको इस तरीके से मैनेज किया जाए कि वो जो है सामाजिक और आर्थिक बदलाव ला सके, प्रोग्रेस कर सके, प्रगति कर सके। कैसे? जैसे कि हम कह सकते हैं पर्पस क्या था सोशियो इकोनॉमिक, इसका पर्पस क्या बताया इन्होंने कि सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इसका पर्पस था। लॉयल्टी क्या थी? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लोग जवाबदेह बने। एटीट्यूड क्या था इसके प्रति? पॉजिटिव, परसुएसिव एंड इनोवेटिव, ये अप्रोच लेकर चलना कि पॉजिटिव होनी चाहिए, परसुएसिव होनी चाहिए और इनोवेटिव, नई नई चीज़ों को अपनाएं, वैसी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझे, कोई पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, गरीबी हटाओ, जिसमें गवर्नमेंट का साथ हो प्लस एनजीओज मिलकर काम करे और लोग एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हो जाए, तो सब लोग जब इन्वॉल्व होकर काम करेंगे तो वो एक विकास के पथ पर वो काम चलेगा। तो यही बात की थी जॉर्ज गैंट ने। डोनाल्ड सी स्टोन की डेफिनेशन को समझते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, एक कंट्री के विकास के लिए गोल्स डिसाइड करना, उद्देश्यों को क्या करना, डिसाइड करने की बात की इन्होंने। उनके लिए प्लान्स, उनके लिए पॉलिसीज़, उनके लिए प्रोग्राम्स और उनके लिए प्रोजेक्ट्स। आप याद रखेंगे 4 चीज़ें मेन बात की गई है, प्लान्स, पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स। पूछा जा सकता है 4P प्लान किसके हैं? तो ये हैं प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। किसके हैं? डोनाल्ड सी स्टोन के हैं। इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो वो इनकी बात करते हैं। जैसे मेक इन इंडिया टाइप के इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें क्या है, गोल है हमारा, प्लान है, प्रोजेक्ट भी है हमारा, है ना, उसको हम डिसाइड करके क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, लागू करते हैं लोगों पर। फिर हम बात करते हैं इरविंग शेरडॉ की। उनके अकॉर्डिंग क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? पुअर कंट्रीज़ में बहुत 2 काम इंपॉर्टेंट होते हैं। पुअर कंट्रीज़ में क्या क्या है वो 2 काम? पहला तो है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, जो उनके बड़े बड़े ढांचे होते हैं उनकी तैयार करो, इंस्टीट्यूशन को बनाओ, और प्लानिंग। ये 2 जो गरीब देश होते हैं ना, उनमें ये 2 काम बहुत होते हैं। तो ये 2 काम बताए गए इनके अकॉर्डिंग कि यही है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। आइडेंटिफाई किया इन्होंने 2 इंपॉर्टेंट टास्क को। फिर हैन बिन ली के अकॉर्डिंग क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? हैन बिन ली के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को अपने आप को ना कंटिन्यूसली अडॉप्ट करना और नए नए सोशल चेंजेस को क्या करना चाहिए, उसके साथ सस्टेन करना चाहिए। गवर्नमेंट अपने आप को बदलती रहे, एक स्थिर नहीं रहे, समाज में जैसा चेंज आए वैसा अपने आप को चेंज कर ले। तो एक अडेप्टिव नेचर, बदलाव का नेचर रखें और नए सोशल चेंजेस के साथ ना हमेशा सतत आगे बढ़ती रहे। जैसे डिजिटल गवर्नेंस हमने अडॉप्ट किया कहाँ पर, रूरल एरियाज़ में, गांव के इलाकों में। तो वो क्या था, क्योंकि हमने नए इनोवेटिव चीज़ को अपनाया है ना। मेर्ले फेंसोर्ड के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है देखते हैं। देखिए, मेर्ले फेंसोर्ड कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक करियर ऑफ इनोवेटिंग वैल्यूज़ है। इन्होंने क्या बताया है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये तो एक करियर है नए नए तरीकों का, इनोवेटिव, हम कह सकते हैं इनोवेटिव चीज़ों की वैल्यूज़ को अपनाने का, मूल्यों को अपनाने का। जैसे प्लानिंग अपनाइए, प्लानिंग के साथ साथ आप अपना सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, आपका आर्थिक पैसों से रिलेटेड विकास होना चाहिए। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, अच्छी तरीके से अलोकेशन, बांटा जाए रिसोर्स को, ये सब काम करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर जॉन डी मॉन्टमेरी के अनुसार क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? तो जॉन डी मॉन्टमेरी कहते हैं कि प्लान जो होता है चेंज्ड इकोनॉमी, यानी प्लान्ड चेंज्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, और थोड़ा सा सोशल सर्विस इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको, जैसे एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ। ये मिलाकर करो तब आपका क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। मार्टिन लैंडाउ के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इंजीनियरिंग ऑफ सोशल चेंज, यानी बहुत ही शॉर्ट और स्वीट है, सोशल चेंज की इंजीनियरिंग, सोशल चेंज की इंजीनियरिंग ही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बता दी मार्टिन लैंडाउ ने। पाई पानेदिकर बताते हैं इस बारे में, क्या कहते हैं पाई पानेदिकर? हॉलिस्टिक चेंज के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट को चलाना, एक्शन में लाना।
होलिस्टिक चेंज कर दो और फिर गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से चलाओ। यानी क्या, गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए। देन जॉस एबुविया वो कहते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ना इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल इन सब प्रोग्राम के साथ ब्यूरोक्रेसी को इम्प्रूव करना और नेशनल को डेवलपमेंट करना, राष्ट्र का विकास करना, साथ ही साथ किन चीज़ों को इंक्लूड करके, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक प्रोग्राम्स को ब्यूरोक्रेसी के साथ इंक्लूड करने की बात की है इन्होंने, और फिर देश का विकास करना। देन हम बात करते हैं BS खन्ना के अकॉर्डिंग क्या है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एक फास्ट पेस डेवलपमेंट जो इलीट और पब्लिक दोनों की डिमांड से ड्रिवन हो। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें इलीट लोग भी जो है ना अपनी मर्जी रख सकें, प्लस पब्लिक भी, जो ऊपर बैठे लोग, कुछ लोग हैं इलीट लोगों की मर्जी सुनी जाए और पब्लिक की भी मर्जी सुनी जाए। एक ऐसा पेस तैयार होना चाहिए, एक बेस तैयार हम कह सकते हैं होना चाहिए डेवलपमेंट का। ये BS खन्ना इसकी बात करते हैं। देन इनायतुल्लाह बात करते हैं पब्लिक अथॉरिटी के थ्रू, एक पब्लिक अथॉरिटी हो उसके थ्रू समाज के अंदर जो आर्थिक गोल हैं पैसे से रिलेटेड, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र को निर्माण, ये सब अचीव करना। कौन कौन सी, सोशल गोल एंड नेशन बिल्डिंग, ये दो की बात करते हैं इनायतुल्लाह। देन KR होप कहते हैं एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज मैनेज नेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, बहुत ही दक्ष तरीके से जो राष्ट्र की पॉलिसीज़, डेवलपमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको मैनेज करना, यही डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। देन BB स्कैफर वो कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो DA है तब होती है जब डिमांड ज़्यादा हो और कैपेसिटी लो, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत प्लस में चल रही है और कैपेसिटी आपकी काम करने की वो बहुत लो है, तभी तो डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। कैपेसिटी कम है, डिमांड ज़्यादा है, इसीलिए तो वो एक तरह से बताते हैं। ये BB स्कैफर इस बात को कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेनरी J फ्रिडमैन क्या कहते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकरण प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाना, क्षमता को बढ़ाना, आज के आधुनिक जो सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाना ही अपने आप में क्या है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। तो यहाँ हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस को एक तरह से छोटे तौर पे ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश की है। अब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ विडनर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड विडनर जो कौन थे, एडवर्ड विडनर ने ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर एक बड़ी क्रिटिकल बात कही है। बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं आपके CP इसके दौरान, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। इन्होंने ना पुराने तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन पे एक बहुत क्रिटिक आलोचना करते हुए ये कहा, क्रिटिकल बात कही है कि पुरानी सोच सिर्फ काम कैसे अच्छे तरीके से किया जाए, काम क्या चीज़ अच्छे तरीके से की जाए, काम अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, इसके बारे में सोचती ज़्यादा है, मीन्स पर ज़्यादा फोकस करती है, पर कम ध्यान देती है, गोल्स पर क्या करती है, कम ध्यान देती है। ये विडनर कहते हैं कि गोल्स पर जो है वो बहुत कम ध्यान देती है, अंडरमाइंस करती है, मीन्स पर ज़्यादा ध्यान देती है, अच्छा काम कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने मीन्स को ग्लोरीफाई किया और एंड्स को भूल गए, कि आपके जो मीन्स होते हैं ना उसको आपने बहुत चमका दिया और जो आपके एंड्स होते हैं आप उसको भूल गए, एकदम मीन्स को आपने इतना ग्लोरीफाई कर दिया और जो एंड है, जो रिजल्ट्स है वो भूल गए आप। जैसे गुड एडमिनिस्ट्रेशन और गुड ह्यूमन रिलेशंस अपने आप में ही गोल्स बन गए, असली डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करने के बजाय। गुड एडमिनिस्ट्रेशन और गुड ह्यूमन रिलेशंस वो अपने आप में ही क्या बन गए थे, एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं जिसने रियल में किसको भुला दिया, आपके रियल गोल को, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव्स को, जो डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स थे उसको भुला दिया। इस गैप को फील करने के लिए विडनर, इस गैप को, ये जो गैप आ गया था इसको फील करने के लिए विडनर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कंसेप्ट देते हैं। हिसाब से अगर देखे जाए उनके हिसाब से तो ये एक एक्शन ओरिएंटेड और गोल ओरिएंटेड, ये बहुत बार PYQ में आ सकता है। ये क्या है, एक एक्शन ओरिएंटेड, विकासोन्मुखी और लक्ष्योन्मुखी सिस्टम है। विकास पर ध्यान देता है और लक्ष्य पर ध्यान देता है।
गोल ओरिएंटेड एंड एक्शन ओरिएंटेड है। ये बात किसने कही है? विडनर ने कही है। ओके, देन हम बात करें विडनर के अकॉर्डिंग ये प्रोसेस है वो जिसमें गवर्नमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करती है। गवर्नमेंट क्या करती है? अपने ऑर्गेनाइजेशन को, संगठनों को गाइड करती है ताकि प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल, राजनीतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो और सारे ऑब्जेक्टिव प्राप्त किए जाएं। गवर्नमेंट, सरकार चाहती है कि जितने भी मेरे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन है मैं उनको अच्छे से गाइड करूं। ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मकसद है कि इनोवेशन लेकर आऊँ, समाज में नई नई तरीकों के बदलाव लेकर आऊँ, जिससे क्या हो? विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब प्लान चेंज्ड, ये लाइन तो एकदम ऐसे याद हो जानी चाहिए। प्लान चेंज की बात की, प्लानिंग करके चेंज करना, प्लान चेंज की बात की गई है। मॉडर्निटी, आधुनिकता को लेकर आना, राष्ट्र का निर्माण करना, नेशनल बिल्डिंग और सामाजिक आर्थिक प्रोग्रेस के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाना। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी बढ़ाने पर जोर दिया। क्या कहते हैं विडनर? विडनर कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है वो बढ़ाओ, उस पर जोर दिया ताकि नए तरीके से इनोवेशंस को अडॉप्ट किया जा सके। वरना ब्यूरोक्रेसी तो रही रिजिड, वो तो नए इनोवेशंस को अपनाएगी नहीं। तो विडनर ने उस चीज़ पर जोर दिया कि भाई बहुत नए नए तरीके लेकर आओ जिससे अडॉप्ट कर सके इनोवेशंस, और इससे क्या हो? उससे हो डेवलपमेंट, विकास को क्या मिले? स्पीड मिले, गति मिले। अब हम रिग्स का जो है कंट्रीब्यूशन समझते हैं। रिग्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? एफडब्ल्यू रिग्स ने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन किया है एज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स। क्या, कैसे? एज ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स के तौर पे। क्या मतलब है इसका? मतलब डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को सर्व करने के लिए, आपके जो ऑब्जेक्टिव है उसको सर्व करने के लिए प्रोग्राम्स या जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं वो। उन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के 2 साइड्स बताए हैं। एफडब्ल्यू रिग्स ने 2 साइड्स बताए हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। फर्स्ट में वो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट की, वो बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट की। ये है फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट के लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, जो बड़े बड़े संगठन हैं, जैसे क्या हो गया? जैसे मिनिस्ट्रीज हो गई, जैसे एजेंसीज हो गई कुछ बड़ी बड़ी, इन सब को, ये बड़े बड़े गवर्नमेंट के लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इन सब को पॉलिसीज़ और प्लान्स इम्प्लीमेंट करें। ये सब जो डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, इनको कहा गया किसके अंदर? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन का विकास जो है, प्रशासनिक विकास, उसमें गवर्नमेंट के लार्ज स्केल बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को पॉलिसीज़ और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने, जो डेवलपमेंट के लिए बनाए गए हैं, उनको कहा गया। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहले क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी खुद इम्प्रूव हो। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है ना, वो खुद में अपने आप को क्या करे? इम्प्रूव करे, बढ़ाए। ट्रेंड मैन पावर और बेटर सिस्टम्स लेकर आए, ऐसा कहा गया। दोनों अलग अलग बातें हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। खुद में इम्प्रूवमेंट की बात कही गई है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, और इंस्टीट्यूशंस को जो है डेवलप्ड करने के लिए बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट। प्रोग्राम में जो गोल्स तय हैं उनको लागू करो, इम्प्लीमेंट करो, ऐसा। रिग्स ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है? जुड़ी हुई हैं। मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं, जैसे चिकन और एग, मुर्गी और अंडा आपस में जुड़ा होता है, वैसे उन्होंने बताया। वो वाली प्रॉब्लम है, कौन पहले आया, ये वाला। अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं हुआ, अगर प्रशासन स्ट्रांग नहीं हुआ, तो इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, ये सब कभी चेंज नहीं हो सकते। तो ज़रूरी क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को बदलना, चेंज होना ज़रूरी है। और अगर इन्वायरमेंट इम्प्रूव किए बिना, और अगर आपने इन्वायरमेंट को इम्प्रूव नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन और इम्प्रूवमेंट एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। आपने एडमिनिस्ट्रेशन का तो बहुत ध्यान दिया, पर उसके इन्वायरमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को इम्प्रूव नहीं किया, तो क्या फ़ायदा? और आपने इन्वायरमेंट को ध्यान दिए बिना ये सब किया, तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन तो कभी इम्प्रूव हो ही नहीं सकता, है ना।
इसीलिए उन्होंने एम्फेसाइज किया कि डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए दोनों चीज़ों को एक साथ चलानी पड़ेगी, दोनों चीज़ें एक साथ चलनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट। ये दोनों चीज़ें जब एक साथ चलेगी तो प्रोग्राम्स अच्छे से इम्प्लीमेंट होंगे, ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन मिलेगा, मजबूती मिलेगी, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, शॉर्ट में कहें तो डीए की। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा चेंज ओरिएंटेड है, इसमें बदलाव किया जा सकता है, सिर्फ स्टेटस क्वो नहीं है। स्टेटस क्वो का मतलब होता है पुराने तरीके से नहीं रहता है, ट्रेडिशनल नहीं है, स्थिर नहीं है, ये बहुत बदलाव गतिशील है, चेंज को पसंद करता है। मतलब स्टेटस क्वो मेंटेन करने की जगह सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाना चाहता है, समाज में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना चाहता है। ये बहुत ही ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? लक्ष्य उन्मुखी, उसके लक्ष्य की तरफ इसका फेस है, क्या उसका उद्देश्य है उसकी ओर सोचता है। समाज में क्या उद्देश्य है, आर्थिक उद्देश्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ये सब ऑब्जेक्टिव्स इसको अचीव करने पड़ते हैं, ये रिजल्ट फोकस्ड होता है। थर्ड है कमिटमेंट, यानी कि काम के प्रति हाई मोटिवेशन और मोरल जो मनोबल होता है उसका बहुत अच्छा होता है, ताकि डेवलपमेंटल गोल्स अचीव हो सकें, तो इसका कमिटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। राइट, देन हम कह सकते हैं क्लाइंट ओरिएंटेशन बहुत अच्छी है इसकी, यानी कि स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप्स होते हैं इसके, कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स होते हैं, वो उस पर ध्यान देता है। जैसे स्मॉल फार्मर्स हो गए, कुछ चिल्ड्रंस की, कुछ बच्चे हो गए, उनको नीड डायरेक्टली एड्रेस करना, उनकी जो नीड्स आती हैं उस पर बात करता है, तो क्लाइंट ओरिएंटेशन है। फिर है टेम्पोरल डायमेंशन, यानी कि प्रोग्राम्स को टाइम बाउंड रखा जाए, डिले ना हो इसमें। फिर आता है नेक्स्ट सिटीजन पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, यानी जितने भी नागरिक हैं इसमें पार्टिसिपेट करें, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट लेना प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़रूरी है। फिर आता है इनोवेटिवनेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स, मेथड्स और प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करते रहना, धीरे धीरे जो स्ट्रक्चर है, जो मेथड्स हैं, आपके तरीके हैं, प्रोसीजर्स, प्रक्रियाओं को, इन सबको क्या करो और ज़्यादा इम्प्रूव करो, इनोवेशंस लेकर आओ। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात की गई है, यानी कि पारिस्थितिकी अप्रोच रहो, तो डेवलपमेंटल ब्यूरोक्रेसी को अपने सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन करते रहना चाहिए डेवलपमेंट ब्यूरोक्रेसी को, ठीक है। प्रॉपर अपने एनवायरनमेंट के साथ डेवलपमेंट चलते रहना चाहिए, उसका रुकना नहीं चाहिए। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन की बात की गई है, यानी कि मल्टीपल, हम कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड यूनिट्स और प्रोग्राम्स के बीच स्मूथ कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय स्थापित हो, अलग अलग जितनी भी मल्टीपल तरीके की एजेंसीज है उनके बीच में हाई डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन होना चाहिए, सब ऐसे मिलजुल के काम करें। फिर आता है रिस्पॉन्सिवनेस, इसका मतलब है पब्लिक के नीड्स और डिमांड्स को, उनके प्रति एकदम आप रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार बनो, इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना सीखो, लोग क्या डिमांड कर रहे हैं वो। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट वर्सेस ट्रेडिशनल की। राइट, देखिए कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग प्रकार का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। उन्होंने इस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक अलग प्रकार का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बता दिया, और ये भी कहा जो ट्रेडिशनल यानी नॉन डेवलपमेंट, जनरल और रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी अलग होती है। देखिए पब्लिक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को एक ऐसा पीए बता दिया जो पुराने वाला ओल्ड स्ट्रक्चर से काफ़ी अलग है, डिफरेंट है, ऐसा माना गया। राइट, बहुत अलग है। उसमें क्या था, पुराने वाले ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं, आपके रूल्स, रेगुलेटरी बॉडीज़, जनरल प्रिंसिपल्स, यही सब तो थे। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है तो पार्ट किसका, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, बट उससे अलग है। किससे, टीए से अलग है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, ऐसा माना गया। उनके हिसाब से, कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से दोनों के अप्रोच, दोनों के जो दृष्टिकोण है, स्टाइल है और ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य हैं, उनमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। किस में डिफरेंसेस होते हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक, हम कह सकते हैं, पार्ट है। राइट, लेकिन इस ट्रेडिशनल और डेवलपमेंट में काफ़ी फ़र्क बताए गए हैं। जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है ना,
उसका मेन फोकस होता है बदलाव, यानी कि चेंज, बदलाव बहुत ज़रूरी है, बदलाव लाना, नए गोल्स अचीव करना। जबकि ट्रेडिशनल जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा पुराने सिस्टम को बनाए रखने पर जोर देता है। वो कहता है मुझे चेंज पसंद नहीं, वो पुराने तरीके की जोर देता है। अब कुछ मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं पुराने एडमिनिस्ट्रेशन में और नए एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। कुछ डिफरेंसेस हैं, देखते हैं। देखिए, सबसे पहला है चेंज और स्टेबिलिटी का। अब आप कहेंगे चेंज कैसे? ये जो नया है ना, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हम न्यू मानेंगे। ये जो नया वाला है ये बड़ा चेंज ओरिएंटेड है, बदलाव को सपोर्ट करता है। ये स्टेटस को ओरिएंटेड है, ये कहता है जैसा है ठीक है। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, उसका मकसद होता है नए रिफॉर्म्स लेकर आना, नए सुधार लेकर आना। जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम पुरानी जो सीखी हुई चली आ रही परंपराओं को फॉलो करना, मेंटेन करके रखना, स्टेटस को मेंटेन करना, वो है। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी के ऊपर बात, कि जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक और फ्लेक्सिबल कंडीशंस में रहता है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लेता है, ढाल लेता है, डायनेमिक होता है। ट्रेडिशनल वाला जो होता है वो बहुत फिक्स्ड रूल्स, स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो करता है। थर्ड बात करें तो ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका मॉडल जो है वो मेन उसका फोकस क्या होता है? गोल्स को अचीव करना, उद्देश्यों की प्राप्ति करना। चाहे रिसोर्सेज ज़्यादा लोग, मतलब हम कह सकते हैं रिसोर्सेज थोड़े ज़्यादा हों या कम हो, वो मतलब नहीं है, मेन गोल है ऑब्जेक्टिव, गोल अचीव करना। लेकिन ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, उस मॉडल पे, ये किस मॉडल पे फोकस करता है कि कम खर्च में काम चलाना, इकोनॉमी और एफिशिएंसी की बात करना। ये तो बात करता है कोई बात नहीं, पैसा लगे बट हमें जो है डेवलपमेंट मिलना चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्स वर्सेस सिंपल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब ये देखिए बड़ा मॉडर्न है, मॉडर्न में क्या, पॉपुलेशन बढ़ी तो हर चीज़ कॉम्प्लेक्स हो गई, राइट। ये उस टाइम का है जिस टाइम पॉपुलेशन भी कम थी और इतना कुछ नहीं था, इतने लोग इनोवेटिव भी नहीं थे, तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो होता था। अब आज का आधुनिक युग है, इतना स्ट्रक्चर इतने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं, तो ये मल्टीपल यहाँ ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य, कोई एक उद्देश्य नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्स मल्टीपल और इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से ना जुड़े हुए होते हैं, बहुत उलझे हुए होते हैं। जैसे पॉवर्टी रिमूवल भी है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी है, एजुकेशन को भी अच्छा करना है, कहीं कुछ ऐसा। जबकि ट्रेडिशनल के गोल्स काफ़ी सीधे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई रूटीन का काम करना होता है उन्हें, बस स्ट्रेट फॉरवर्ड काम होता है। इनके बड़े मिक्सअप होते हैं, है ना। फिर न्यू टास्क और हम कह सकते हैं रूटीन, इस पे है रूटीन वर्क पे। डेवलपमेंट मॉडल नए प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स और इनोवेशन हैंडल करता है। ट्रेडिशन मॉडल्स जो है वो रेगुलर डेली एडमिनिस्ट्रेशन टास्क वगैरह देखता रहता है, जो डेली होने वाले काम होते हैं। फिर डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का फर्क है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा पावर्स को लोकल लेवल पर बांटता है, कि लोकल लेवल को भी थोड़ा पावर्स देना, राइट। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग मोस्टली टॉप लेवल पर रखता है। वो कहता है कि जो ऊपर है ना, सबसे सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब हर पावर जितनी है वो मुखिया के पास, एक सेंटर के पास होगी, हमको तो वो नहीं चाहिए पावर। ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन पे बिलीव करते हैं और ये पुराने वाले लोग पावर अथॉरिटी एक इंसान के हाथ में यहाँ पे चाहते हैं। यहाँ बहुत हाई प्लानिंग होती है यानी, और यहाँ पे बहुत लो प्लानिंग होती है। डेवलपमेंट मॉडल हर काम प्लान के साथ करता है, ये यूं ही नहीं मुंह उठा के चल दिया और काम कर दिया, नहीं, हर काम को एक प्लान के अकॉर्डिंग करता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उसके साथ। और ट्रेडिशनल मॉडल है उसमें प्लानिंग पर उतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता है, नहीं होता है, जोर नहीं दिया जाता है। फिर इनोवेटिव की बात करना और रेसिस्टेंस टू चेंज की बात करना, यानी कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है नए आइडियाज़ ट्राई करता है। ट्रेडिशनल वाला है ना, ये पुराने आइडियाज़ पर ही रहता है, चेंज से बचने की कोशिश करता है, बदलाव ना आ जाए कहीं, ऐसी कोशिश करना। देन हम बात करेंगे डेमोक्रेटिव स्टाइल की और अथॉरिटेटिव स्टाइल की। जो ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। ट्रेडिशनल में जो है मतलब टॉप डाउन अप्रोच होती है, टॉप से लेके पावर नीचे तक जाती है, यहाँ लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा वाइड है, उसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड और नैरो है।
ये जो वाइड स्कोप की बात की गई है, यानी कि डेवलपमेंट का काम हर फील्ड, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सब पर रहता है। और इसमें जो काम है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित रहता है, मतलब लिमिटेड रहता है। टाइम ओरिएंटेड और नो फोकस टाइम की बात की गई है, यानी कि ये जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत डेडलाइंस और टाइम बाउंड होता है। एक टाइम में आपको कंप्लीट करना है तो करना है, टारगेट्स देखे जाते हैं। ट्रेडिशनल में ऐसा फोकस कुछ नहीं होता है। ये हम कह सकते हैं आउटवर्ड लुकिंग है, ये इनवर्ड लुकिंग है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बाहर के रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिस, डेवलपमेंट, एडॉप्शन, इन पर काम करता है। ये जो होता है बहुत इनवर्ड लुकिंग होती है इसकी, यानी कि ये सिर्फ जो है अंदर के सिस्टम को देखता है कि हाँ हमारे अंदर सब चल रहा है, एनवायरनमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं है बाहर की, ये उसकी बात करता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों सिस्टम एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब एक दूसरे के बिना सस्टेनेबल नहीं हो सकते। अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, तो दोनों एक साथ चलते हैं। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि डेवलप्ड नेशन में भी इसका बहुत यूज़ होता है। राइट, ये जो मॉडल है ना, ये सिर्फ विकासशील देशों तक सीमित नहीं है, ये विकसित देशों के लिए भी बहुत अच्छा है। और हम देखें तो बस फोकस अलग अलग होता है, इनका डिफरेंस एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ओवरलैपिंग भी इसमें कभी कभी हो जाती है। अब कुछ अर्ली हम इम्पोर्टेंट अप्रोचेस देख लेते हैं जो हमारे सामने आती हैं। अर्ली अप्रोचेस सबसे पहले देखेंगे। इसके अंदर अर्ली अप्रोचेस मेनली 1950 से 60s के दौरान आती है। इस पीरियड में थ्योरिस्ट जितने भी थे, विचारक थे, उनका जो मेन बिलीव था, उनकी धारणा थी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को वेस्टर्न मॉडल फॉलो करके डेवलप होना चाहिए। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है ना, उनको किसका मॉडल फॉलो करना चाहिए? वेस्टर्न कंट्रीज़ का, पाश्चात्य देशों का मॉडल फॉलो करना चाहिए और अपने आप को विकसित करना चाहिए। डेवलपमेंट का मेन मेजर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP माना जाता था। ये अप्रोचेस जनरली एलिस्ट और एथनोसेंट्रिक थी। ये एलिटिस्ट थी और एथनोसेंट्रिक थी ये वाली अप्रोच, यानी कि एक एलिटिस्ट ग्रुप, मतलब वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को सुपीरियर माना जाता। कहने का मतलब जो पाश्चात्य देश में जो मॉडल थे, स्टैंडर्ड्स थे ना, उनको बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था GNP वगैरह में। अब इसकी कुछ अप्रोचेस और आती हैं, जैसे फर्स्ट है इकोनॉमिक अप्रोच। क्या है ये? इसका फोकस मेनली किस चीज़ पर था? ज़्यादा सेविंग करो, इकोनॉमिक की बात आ गई, यानी कि ज़्यादा सेविंग करो, उसको कैपिटल में इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट की बात करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, इकोनॉमी, तभी आप पैसे से रिलेटेड अप्रोच, दृष्टिकोण पैसा पैसा पैसा। इकोनॉमिक में क्या था? पैसा पैसा एंड पैसा, ये था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं बेस थिंकर्स अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ जो इकोनॉमिक्स के फादर आपके, GS मिल, कार्ल मार्क्स, केनियस रोथ्सो एंड अदर्स, इसके जो है, इसका गोल, उद्देश्य क्या था इकोनॉमिक अप्रोच का? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना, जब आपकी पैसों से रिलेटेड ग्रोथ होगी तभी आपका जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है इकोनॉमिक अप्रोच। फिर आती है डिफ्यूजन अप्रोच। ये अप्रोचेस के नाम भी याद रहना चाहिए, EDPD, ईजी है, EDPD याद रहेगी। अब तो क्या है डिफ्यूजन अप्रोच? देखिए, ये जो डिफ्यूजन अप्रोच प्रपाउंड किसने की थी? एवर्ट रॉगर्स और RS एडारी ने ये जो है प्रपाउंड की थी। नाम है एवर्ट रॉगर्स और RS एडारी। इसका आइडिया क्या था मेनली? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, यानी कि जो अभी अभी नए नए आज़ाद हुए हुए देश हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ मतलब विकासशील राष्ट्र जो हैं, राइट, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को वेस्टर्न कंट्रीज से कैपिटल मिले, टेक्नोलॉजी मिले। जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो उन्हें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की एड दे दे, थोड़ा सोशल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के लिए, तो ये सब कैपिटल्स दे दे। और प्रोसेस कैसा है डिफ्यूज़न यानी क्या होता है? नए आइडियाज़ और रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र करना। पुरानी ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, ये इन कंट्रीज़ में थोड़ी सी टेक्नोलॉजी देगी तो उसके साथ साथ आइडियाज़ भी आएंगे, है ना। कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है ना, यहाँ पर ट्रांसफ़र होना, डिफ्यूज़न होना, ये होता है। फिर आती है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच एडवोकेट्स की थी डेविड MC मैकलेन ने, एवर्ट हैगिन ने एंड कुनकैल इंकेल्स और स्मिथ ने। आप इनके नाम याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्या है ये साइकोलॉजिकल अप्रोच। इसका फोकस था डेवलपमेंट तब होता है
विकास तब होता है जब लोगों में सर्टेन ट्रेट्स हों। अब ये सर्टेन ट्रेट्स क्या होते हैं? अचीवमेंट, मोटिवेशन, चेंज ओरिएंटेशन और बहुत कम अथॉरिटेरियन एटीट्यूड। यानी कि जब आपके अंदर लेस अथॉरिटेरियन, आप दूसरों पे ऐसे राज करने की भावना को कम रखोगे, चेंज को ज़्यादा अपनाओगे, आपके अंदर अचीवमेंट्स, मोटिवेशन होगा, तो आपकी जो मानसिक स्थिति है उस अप्रोच का मतलब होगा आप डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ोगे। फिर आता है डिपेंडेंसी थ्योरी। क्या है ये डिपेंडेंसी थ्योरी? इसके प्रोपोनेंट हैं एंड्रे गैंडर फ्रैंक, राइट। ये इसका व्यू क्या है डिपेंडेंसी थ्योरी का, कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की पॉवर्टी का मेन रीजन उनका वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंट। अब क्या है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज आती है ना, वो बहुत ज़्यादा निर्भर हो गई थी वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर। किसके लिए भाई? वेस्टर्न कंट्रीज उन्हें हेल्प कर रही थी, मदद कर रही थी, चाहे वो आप टेक्नोलॉजिकल हो, फाइनेंशियल हो, इन सब से रिलेटेड। तो कोई हमारी हेल्प करता है तो एक तरह से हम उस पर निर्भर हो जाते हैं ना, एकदम डिपेंडेंट हो जाना, हम खुद कुछ नहीं करते हैं। तो वैसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को लगने लगा कि अभी वेस्टर्न कंट्रीज़ हमें नीड्स हमारी प्रोवाइड करवा देंगी, तो बस ठीक है, वो बहुत डिपेंड हो गई। तो इसी के कारण ये डिपेंडेंसी थ्योरी आती है। नाम से ही पता चल जाना चाहिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ डिपेंड हो गई थी वेस्टर्न इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ के ऊपर। क्यों? क्योंकि पहले उन्होंने जाकर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उन पर राज किया, इसके वजह से, नियो कॉलोनिज्म और कॉलोनिज्म की वजह से। फिर नेक्स्ट अप्रोच आती है कंटेम्प्रेरी अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? कंटेम्प्रेरी अप्रोच। तो इसका भी सेम फेज़ हम कह सकते हैं 1970s से 80s में था इसका फेज़, है ना, यही रहा। इसमें थ्योरिस्ट ने कंटेक्स्ट बेस्ड अप्रोच पर फोकस किया। कंटेक्स्ट बेस्ड अप्रोच कंटेम्प्रेरी अप्रोच है, आपके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। यानी यूनिवर्सल मॉडल का आइडिया जो था वो अब कमज़ोर पड़ गया था, कि यूनिवर्सल मॉडल बनाओ, पूरे सब पर लागू हो, वो आइडिया अब एकदम कमज़ोर पड़ गया था। पर्टिकुलरिस्टिक, प्लूरलिस्टिक व्यू। प्लूरलिस्टिक व्यू का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट के मल्टीपल पाथवे हो सकते हैं। प्लूरलिस्ट, प्लूरल मतलब अलग अलग, बहु। तो डेवलपमेंट, विकास करने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, पाथ हो सकते हैं, रास्ते हो सकते हैं। डेवलपमेंट प्लूरलिस्टिक व्यू है ये। फिर आता है लेस वेस्टर्न बायस। लेस वेस्टर्न बायस का क्या मतलब है? इंडिजीनियस रिसोर्सेज, लोकल कंटेक्स्ट को इम्पोर्टेंस देना अपना आप में। जो आपके लोकल रिसोर्सेज हैं उनको इम्पोर्टेंस दो, है ना, जो आपके देश में है उसको ज़्यादा वो बनाओ, एथनोसेंट्रिक, जो आपके खुद के हैं। तो ये है इसका मतलब। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जिन्हें अरविंद सिंघल ने बताया है, की एलिमेंट बताया है। क्या क्या है? डेवलपमेंट बेनिफिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो डेवलपमेंट बेनिफिट मिल रहा है आपको सभी को इक्वली बांट दो। पॉपुलर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, आपके पास जो नॉलेज है आप दूसरों को दो और इससे सशक्तिकरण बढ़ाओ। सेल्फ रियलाइंस, लोकल रिसोर्सेज का यूज़, जो आपके यहाँ पर खुद के इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंट इंडिजीनियस लोकल रिसोर्सेज है, जो आपके पर्टिकुलर, जैसे कोई किसी के पर्टिकुलर एरिया में कपास की खेती बड़ी अच्छी होती है, उसका ज़्यादा यूज़ करो डेवलपमेंट के लिए। तो एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में बाहुल्य किस चीज़ का है? सेल्फ रिलियंस बनो, खुद निर्भर बनो, रियलाइंस बनो, है ना, खुद पे रिलाई करो। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल, जो बढ़ती हुई जनसंख्या है ना उसको भाई कंट्रोल करो, वरना डेवलपमेंट तो भूल जाओ। फिर है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, यानी कि देखिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अगर होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी अगर होगी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी प्लस बिग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन होगा तो बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है। किसका किसका? अप्रोप्रिएट और बिग, अच्छी और बड़ी टेक्नोलॉजीज़ को एक साथ मिला दो। तो ये अरविंद सिंघल बताते हैं, ये शिफ्ट्स उन्होंने बताई है, राइट। अरविंद सिंघल ऑल्सो आइडेंटिफाई 2 इम्पॉर्टेंट शिफ्ट्स। ये देखते हैं कि 2 इम्पॉर्टेंट शिफ्ट भी होती हैं कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में उस समय। वो क्या क्या हैं? पहली है फ्रॉम ब्लूप्रिंट टू लर्निंग प्रोसेस। देखिए ब्लूप्रिंट अप्रोच, यानी ब्लूप्रिंट मतलब, ब्लूप्रिंट से आप याद रखेंगे बहुत ज़्यादा रिजिड, कठोर, क्लोज्ड, एकदम बंद, एंडेड सिस्टम।
जो कभी क्लोज सिस्टम पुराने ज़माने में, प्लानिंग फॉर द पीपल, ये सिस्टम बड़ा ही क्लोज था, रिजिड था, ये ब्लूप्रिंट था। लर्निंग प्रोसेस का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, ओपन, बहुत ज़्यादा ओपन प्लानिंग के साथ लोगों के जो इम्पोर्टेंट काम है उनको इम्प्लीमेंट करने का, लर्निंग प्रोसेस, राइट। सेकेंड अप्रोच क्या थी? सेकेंड अप्रोच है कि फ्रॉम प्रोडक्शन सेंटर्ड टू पीपल सेंटर्ड, प्रोडक्शन सेंटर्ड टू पीपल सेंटर्ड। अब प्रोडक्शन से लेके पीपल पर आ जाओ। पहले सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता, ज़्यादा उत्पादन होना, अब पीपल्स पर भी ध्यान दिया जाने लगा, राइट। मतलब पहले सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाए, अर्बन डेवलपमेंट हो जाए, RIO मैक्सिमाइजेशन हो जाए हमारा, अब पीपल सेंटर्ड होना, पीपल्स की नीड और एम्पावरमेंट करना, लोगों को जागरूक करना, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन बनाना, है ना, पीपल पार्टिसिपेशन, ह्यूमन ग्रोथ को बढ़ाना, सब चीज़ों को अच्छी तरीके से, सोशो इकोनॉमी डेवलपमेंट, इन सबको सस्टेनेबिलिटीली डेवलप करना।